मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल को डिस्कस किया था, जिसमें से हम 3 मॉडल को लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट मॉडल जो था वो था लिपिड बाय लेयर मॉडल। देन उसके बाद में सेकंड जो हमारा मॉडल था उस मॉडल का नाम था लेमिलर थ्योरी, जो कि डैनियल और डेविसन ने दिया था। और थर्ड जो हमारा मॉडल था वो था मिसेलर थ्योरी, या मिसेल ने जो थ्योरी दिया था वो मिसेल पार्टिकल्स को लेकर के वो हम थ्योरी को डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में 1959 में रॉबर्टसन ने ये मॉडल दिया था, और ये मॉडल टोटली बेस्ड था जो लेमिलर थ्योरी थी डैनियल डेविसन की, जिसमें उन्होंने सैंडविच जिसे हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, वो सैंडविच मॉडल पर ये टोटली बेस था। लेमिलर थ्योरी जो थी उसमें यही बताया गया था कि जो प्रोटीन की लेयर है, 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में एक लिपिड लेयर फॉस्फोलिपिड का प्रेजेंट होता है, और ये जो लेयर है ये एक तरीके की सैंडविच की फॉर्म में होता है, इसीलिए इसका नाम भी सैंडविच मॉडल रखा गया था। रॉबर्टसन ने भी यही बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जो प्रोटीन की लेयर्स होती हैं, दोनों लेयर्स के बीच में लिपिड्स का लेयर प्रेजेंट है, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होती है, ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। जो यहाँ पर इन्होंने जिसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया था उसमें उन्होंने बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड्स है वो हमारे सेंटर पार्ट पर प्रेजेंट है, और दोनों तरफ प्रोटीन जो प्रेजेंट है, तो ये जो दोनों तरफ प्रोटीन प्रेजेंट है, ये प्रोटीन जो होती है वो बीटा थ्रेड्स की फॉर्म में या बीटा फाइबर की फॉर्म में होती है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था इस मॉडल का, जो कि सैंडविच मॉडल से इसे अलग करता है। क्योंकि डैनियल और डेविसन ने जब अपने प्रोटीन के बारे में बात की थी तो उन्होंने बोला था कि ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो स्फेरिकल फॉर्म में होती है, वो गोलाकार प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलन प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर रॉबर्टसन ने ये कहा कि ये जो प्रोटीन थी ये हमारी फाइबर प्रोटीन थी, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, लिपिड्स की लेयर के दोनों तरफ पे प्रेजेंट होती है। इस तरीके की धागे जैसी संरचना जो है वो प्रोटीन की प्रेजेंट होती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रोटीन की लेयर है आउटर और इनर, उसका साइज़ जो होता है वो 2 से 2.5 मिलीमीटर तक का होता है दोनों तरफ। इसके साथ ही जो सेंटर वाला पार्ट है जिसको हम फॉस्फोलिपिड लेयर बोल रहे हैं, वो फॉस्फोलिपिड लेयर का साइज़ था वो 3.5 से 5 मिलीमीटर तक के बीच में होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड लेयर है उसमें वही 2 एंड जिसे हम पोलर और नॉन पोलर एरिया बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोफिलिक जो हेड था वो इनर साइड पर और आउटर साइड पर प्रेजेंट था, और जो हमारा टेल रीजन था जिसे हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, वो हाइड्रोफोबिक एरिया जो है वो इस तरफ से बीच में सेंटर पोजीशन पर प्रेजेंट था। तो रॉबर्टसन का जो ये मॉडल था वो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी वो उन्होंने इस प्रोटीन को लेकर के ही कही थी, और ये जो प्रोटीन है इसी के बिहाफ पर लेमिलर थ्योरी और यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी जो है वो उसमें डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। इनके देने के बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे, सिंगर और निकोलसन, और इन्होंने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल भी यही है। इन 1972 S.J. सिंगर एंड जी निकोलसन, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक तरीके की सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर होती है। इस सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर में जो लिपिड्स है उनकी डबल लेयर प्रेजेंट होती है, 2 लेयर पर हमारे लिपिड्स की प्रेजेंस होगी, और यहाँ जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इस प्रोटीन के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 तरीके की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एक तो होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं आंतरिक प्रोटीन, और एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं बाह्य प्रोटीन। इसका मतलब है कि फॉस्फेट की जो डबल लेयर है, लिपिड्स की जो डबल लेयर है, उस डबल लेयर में बाहर की तरफ प्रोटीन भी प्रेजेंट है और अंदर की तरफ एम्बेडेड फॉर्म में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। ये प्रोटीन जो एम्बेडेड होती है वो पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकती है, पार्शियली धसी हुई हो सकती है, या वो पूरी तरीके से भी धसी हुई हो सकती है। किसमें? लिपिड्स की लेयर में ये पूरी तरीके से धसी भी हो सकती है।
इसके बिहाफ पर उन्होंने ये बताया था कि जो आउटर प्रोटीन है वो आउटर प्रोटीन पर क्योंकि एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन का एक्टिव साइट्स होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देती है और ये सेमी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह फंक्शन करती है। तो ये था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके साथ इन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रोटीन की प्रेजेंस होती है लिपिड्स की लेयर के बीच में और आउटर सरफेस पर वो जिगजैग फॉर्म में होती है, मोज़ेक फॉर्म में होती है, वो फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। प्रोटीन कहीं भी बाहर भी प्रेजेंट हो सकती है, अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है, बीच में कहीं पर भी कितनी भी लिपिड्स के लेयर के बीच में ये प्रेजेंट हो सकती है। तो एक तरीके की मोज़ेक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इस मॉडल को हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा था और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है, इसलिए सभी लोग इसी मॉडल को फॉलो करते हैं कि बाहर और अंदर की तरफ प्रोटीन प्रेजेंट है और वो फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी प्रॉपर्टीज़ पर बात करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है पारगम्यता। पारगम्यता मतलब अंदर आने जाने की क्षमता कितनी है, किस तरीके से आने देती है, जाने देती है। तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्पेशल फीचर है कि ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये चयनात्मक झिल्ली है या सेमी परमिएबल भी बोल सकते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली जो अपने में से कुछ पार्टिकल्स को तो आने देती है और कुछ को रोक करके रखती है। ये टोटली डिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन पर, सांद्रता पर। सांद्रता जिस तरीके की होगी वहाँ पर उसमें इसी तरीके से पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। इसके साथ ही ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह, इनको ले जाने में इसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये उन पार्टिकल्स को कंट्रोल करके रखती है। अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो वो उसके लिए एक कैरियर प्रोटीन प्रोवाइड कराती है और वो कैरियर जो है वही इसे अंदर तक लेकर के जा सकता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स को। बाकी जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है जैसे वाटर है, ऑक्सीजन है, वो इजीली मूव कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से। इसके साथ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोटेशियम आयन होते हैं, उन पोटेशियम आयन के कारण उनकी कंसंट्रेशन जो है वो रेगुलर चेंज होती रहती है। जैसे ही पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज़्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बाहर की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही बाहर की तरफ सोडियम पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा हुआ तो वो अंदर की तरफ मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन पर और उसके कारण यहाँ पर इनटेक जो होता है, अंदर आना और जाना, वो सारी चीज़ें पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। देन नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम हिंदी में बोलते हैं परासरण। परासरण का मतलब होता है कि किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो और उसके लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। साथ ही ये कंडीशन तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स का नंबर इक्वल नहीं हो जाता या इक्विलिब्रियम जो स्टेज है वो नहीं आ जाती। जैसे अगर हम इस ऑस्मोसिस के केस में पढ़ें कि यहाँ पर हमारी क्योंकि हायर कंसंट्रेशन हम बता रहे हैं तो यहाँ अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स 100 है और यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स 0 है, तो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वो हायर टू लोअर होगा। और कब तक होगा? जब तक यहाँ पर 50 नहीं हो जाता और यहाँ पर भी 50 मॉलिक्यूल्स यानी इक्वल कंडीशन नहीं आ जाती, बैलेंसिंग फॉर्म नहीं आ जाती, तब तक इन पार्टिकल्स का मूवमेंट होता रहता है। इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसके साथ ही जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसमें जैसे सेल है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और बाहर की तरफ जो वाटर प्रेजेंट है, तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बाहर की तरफ होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेंगे? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे। अगर सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस, इसे हम कहेंगे एक्सोस्मोसिस। और यदि यहाँ पर कंसंट्रेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है जिसके कारण सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा। जब ये कंसंट्रेशन कम होगा तो वाटर और बाहर के जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर सेल के अंदर एंटर करेंगे और एंटर जब करेंगे
तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। तो इस तरीके से ये ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से चलता है, एंडोस्मोसिस की फॉर्म में और एक्सोस्मोसिस की फॉर्म में, और टोटली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस पर होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। नेक्स्ट है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव है, पैसिव का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसे हम डिफ्यूज़न भी कहते हैं। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें विदाउट एनर्जी यूज़, एनर्जी का कोई यूज़ नहीं होता है, विदाउट एनर्जी लॉस या विदाउट एनर्जी यूज़। यहाँ पर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, मतलब विदाउट एटीपी मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो पोरस मेम्ब्रेन है, उस पर बहुत सारे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जैसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे उन माइक्रो मॉलिक्यूल्स का आपस में मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने के कारण वो मूव कैसे करेंगे? वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मूव करते हैं। मूवमेंट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, तो जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, वो फॉर्मेशन होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। जब ये आपस में टकराएंगे और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कोई पोर प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल्स अगर इस पोर के पास में आकर के टकरा रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ये कब होगा? जब इन मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत छोटा होगा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर सब दो चीज़ याद रखनी है, एक तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, विदाउट एटीपी यहाँ पर ये प्रोसेस चलता है। कैसे चलता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मूवमेंट करते हैं, आपस में जब मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट के साथ में वो टकराते हैं, और टकराने के बाद वो मेम्ब्रेन पर आकर के पोर के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर भी जो मूवमेंट होगा वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही चलेगा। इसी तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक दूसरा फॉर्म है जिसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। और फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें क्योंकि मॉलिक्यूल्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, मैक्रोस टाइप के होते हैं, तो ये जैसे अगर अंदर की तरफ हायर कंसंट्रेशन है तो ये बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, और बाहर की तरफ अगर हाई कंसंट्रेशन है तो ये अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। इसमें भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनको ले जाने के लिए एक प्रोटीन की नीड होती है, और वो जो प्रोटीन होती है उसे हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगी? ये मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेकर के जाती है, और इसका मूवमेंट भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न या फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये था हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मूव करते हुए आपस में टकराते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, या बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। दूसरा था हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, एनर्जी यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके लिए एक प्रोटीन की प्रेजेंस ज़रूरी है, और वो है हमारी कैरियर प्रोटीन। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है वो है सोडियम पंप प्लस पोटेशियम पंप। तो सोडियम और पोटेशियम पंप के नाम से अगर आप किसी भी वर्ड को सुने, मे बी कैल्शियम पंप हो सकता है, कैल्शियम पंप। तो यहाँ पर जो पंप वर्ड है वो ये शो करता है कि यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो एटीपी की फॉर्म में होगी, और उस एनर्जी का यूज़ होगा किसके लिए? मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए
जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, एटीपी का यूज़ होता है, एटीपी की खपत होती है, उसका खर्च होता है। इसको समझने के लिए हम ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल हमने बनाया है, डायग्राम देखिए। यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर कंडीशन पर जो आउटर साइड से वहाँ पर हमारे सोडियम और पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। ये जो राउंडेड शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये हमारी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, और ये जो प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन का यूज़ होता है जो 3 सोडियम आयन को बाहर ले जाने में और 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ लाने में। ये नंबर फिक्स रहता है कि एक प्रोटीन यूज़ होगी किसके लिए, 3 सोडियम आयन को सेल से बाहर ले जाने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर ले जाने के लिए, और इनटेक के लिए 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आएंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एटीपी होती है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, उसका अपघटन होता है, और अपघटन होने से एटीपी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, और वो बनाएगी एडीपी और एक फॉस्फेट यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेटेज की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि एनर्जी यूज़ हो रही है तो ये किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो इस प्रोसेस में एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है और एडीपी और फॉस्फेट बनते हैं, साथ ही एक प्रोटीन जो है वो 3 सोडियम आयंस को बाहर की तरफ लेकर के जाती है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ लेकर के आती है। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी तरीके से अब क्योंकि एक प्रोटीन के थ्रू 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर इस तरीके से सोडियम आयन बाहर की तरफ जाते रहे और पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आते रहे तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो बाहर की तरफ हाई हो जाएगी, और यहाँ पर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन भी अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि अगेन एक प्रोटीन क्या करती है, क्योंकि मूवमेंट कैसा हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इस केस में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन क्योंकि बाहर की तरफ ज़्यादा है तो यहाँ पर सोडियम आयन जो है इस प्रोटीन के थ्रू अंदर की तरफ आएंगे। जब ये अंदर की तरफ आते हैं तो ये ये सोडियम आयन नहीं आते हैं, ये अपने साथ ग्लूकोज को भी लेकर के आते हैं ताकि वो एनर्जी जो है वो इसे मिलती रहे। तो यहाँ पर क्योंकि कंसंट्रेशन सोडियम आयन की ज़्यादा थी तो सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे और अपने साथ ग्लूकोज की फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए है क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट किस पर है, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उस पर ये टोटली डिपेंडेंट है, क्योंकि इसके बाद में ये स्टेज आई है बाहर की तरफ सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के बाद। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, 2 टर्म है एंटीपोड्स और सिम्पोड्स। ठीक है, एंटीपोड्स का मतलब है टू प्रोटीन ट्रांसपोर्ट यूज टू सब्सटीट्यूट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए जो प्रोटीन, एक सिंगल प्रोटीन यहाँ पर यूज़ हो रही है, 3 सोडियम आयन के बाहर निकलने पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ रहे थे। ठीक है, तो 3 यहाँ निकले हैं तब 2 आए हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंटीपोड्स, क्योंकि इसमें 2 सब्सटीट्यूट किस डायरेक्शन में चल रहे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। और नेक्स्ट टर्म है सिम्पोर्ट, जिसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ 2 सब्सटीट्यूट। यहाँ भी 2 सब्सटीट्यूट है एक प्रोटीन के थ्रू, लेकिन वो उनका डायरेक्शन कैसा है, सेम। यहाँ 2 सब्सटीट्यूट कौन से हैं, सोडियम आयंस और ग्लूकोज, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में प्रोटीन के थ्रू मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिम्पोर्ट टाइप। तो ये था हमारा सोडियम पोटेशियम पंप और मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है फेगोसाइटोसिस। देखिए फेगोसाइटोसिस का मीन्स होता है कि यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड पार्टिकल्स को या सॉलिड जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसको इनटेक करे, सॉलिड पार्टिकल्स को अगर इनटेक करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। जैसे मान लीजिए ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर कोई सॉलिड पार्टिकल्स आया है, तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरीके से इन्वर्शन बन जाएगा और इस तरीके से ये पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डाइजेशन प्रोसेस करेगी, इसलिए ये यहाँ पर लेयर बना लेगी और यहाँ पर जो ये सॉलिड पार्टिकल्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाएगा।
तो ये जो डाइजेस्ट हुआ है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। और ये इसमें कौन से मॉलिक्यूल की एसेंशियल होता है, वो है सॉलिड मॉलिक्यूल। देन नेक्स्ट है हमारा पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब है कि अगर डाइजेशन हो रहा है तो वो डाइजेशन जो होगा वो लिक्विड पार्टिकल्स का होगा, लिक्विड फॉर्म में। अगर कोई ड्रॉप अगर हमारे पास में आ कर के इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में इस तरीके के आकर के यहाँ पर ड्रॉप आया तो प्रोसेस यही होगा, लेकिन लिक्विड फॉर्म में अगर इस तरीके की प्रोसेस हो रही है, आकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आई, देन अगेन इन्वर्शन हुआ और ये ड्रॉप अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके की यहाँ पर फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी लिक्विड फॉर्म में अगर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस, और अगर सॉलिड पार्टिकल्स का डाइजेशन हो रहा है या तो उसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। देन नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ है बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स का मीनिंग ये होता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका अगर प्रीकर्सर हम बोले, पूर्ववर्ती बोले, उसके पूर्वज बोले, तो वो जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। ऐसा माना जाता है कि कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, इन सब का बायोजेनेसिस जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। नेक्स्ट मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कराती है सेल को, और उसके साथ ही उसके शेप और साइज़ को भी मेंटेन करने की कोशिश करती है। सेल जल्दी से डैमेज नहीं होती ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन लास्ट है हमारा रीजनरेशन एंड रिपेयर। कहीं पर भी अगर कोई डैमेज हो जाता है सेल वाले पार्ट में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको रिपेयर करने का काम करती है, और उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी डैमेज पार्ट को ये रिकवर कर देती थी। तो ये है हमारी प्रॉपर्टीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की।